हाय एवरीवन। मैं आज आपके साथ पीजीआईएमएस सीईटी के सबसे इम्पोर्टेंट डाउट्स डिस्कस करने आया हूँ। हर साल स्टूडेंट्स के दिमाग में कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जैसे पेपर पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा, या फिर ओएमआर के टाइम पे जो मिस्टेक्स कंडक्ट होती हैं, सिली मिस्टेक्स होती हैं, उनसे कैसे बचना है, किस हिसाब से लास्ट के डेज़ के अंदर रिवीजन करनी होती है, एग्ज़ाम एनजाइटी को कैसे डील करना होता है, एग्ज़ाम एनजाइटी होती कैसे कैसे उसे ओवरकम करें, और एट लास्ट पेपर होने के बाद कि रिज़ल्ट कितने दिन में आ जाता है पीजीआईएमएस सीईटी का। तो इसका ना मैंने एक स्लाइड बना रखी है ताकि जल्दी टॉपिक्स कवर हो पाऊँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पेपर पोस्टपोन के ऊपर। तो पेपर पोस्टपोन के चांसेस है ना, नो है। रीज़न बीइंग कि पेपर है ना पोस्टपोन तब होता है या तो उनके पास प्रिपरेशन नहीं हो या फिर टाइम बचा हुआ हो। इस बार पीजीआई सीईटी के पास कोई टाइम नहीं बचा है। लास्ट ईयर जून जुलाई तक एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो गया था और रिज़ल्ट भी आ गया था, और इस बार तो एग्ज़ाम भी कंडक्ट नहीं हुआ है, सितंबर आ गया। सा कल से सितंबर स्टार्ट है, 31 अगस्त को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये। तो सितंबर आ ही चुका है, पोस्टपोन होने के चांसेस बहुत कम है। एक आईएनसी होता है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, वो ना एक लेटर इशू करता है। जनरली 31 अक्टूबर तक का लेटर इशू करता है कि सभी यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर इंडिया नर्सिंग कॉलेजेस के अंदर एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने की कोशिश करें। बट जो पीजीआई है वो लेट रहता है, उसका 31 अक्टूबर तक फर्स्ट या सेकंड राउंड हो जाता है, एंड नवंबर तक क्लासेस भी स्टार्ट हो जाती हैं। तो आईएनसी का अभी तक तो कोई नोटिस आया नहीं है, बाकी यही नोटिस आता है हर साल, इस बार भी यही होगा। तो चांसेस बहुत बहुत कम है कि पेपर पोस्टपोन हो। तो बेटर यही है, आप उसी डेट का एग्ज़ाम समझ के अपनी तैयारी करें, उसी के हिसाब से अपना शेड्यूल बनाएं, उसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। क्योंकि लेट हो जाए तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं है, बट अगर उसी तारीख को हो गया और तुमने सोचा कि लेट है तो तुम्हें बहुत लॉस होगा। क्योंकि लास्ट के टाइम के जो प्रैक्टिस करने होते हैं क्वेश्चन, वही स्कोर इंप्रूव करवाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अपना कॉमन बच्चों के अंदर जो इस टाइम पे डाउट आता है दिमाग में कि रिवीजन कैसे करनी है, क्या करना है। सबसे बेस्ट बुक जो होती है ना, वो एनसीईआरटी ही होती है। चाहे वो केमिस्ट्री की हो, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे वो बायो की हो। टोटल 180 क्वेश्चन आते हैं एज यू नो। तो 180 के अंदर से 60 केमिस्ट्री के होते हैं, 60 फिजिक्स के एंड 60 बायो के। आप लोगों को इतना पता है कि बायो के अंदर तो आप मार्क्स जाने नहीं दोगे, क्योंकि पीसीबी के स्टूडेंट्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग होती है वो बायोलॉजी होती है। केमिस्ट्री मॉडरेट लेवल की होती है, फिजिक्स वीक होती है। बट पीजीआई के अंदर जो पेपर आता है फिजिक्स का, वो मॉडरेट लेवल का आता है, थ्योरेटिकल ज़्यादा आता है। बट अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं फिजिक्स के अंदर तो वो सिर्फ 2 से 3 स्टेप्स के आते हैं, मतलब फार्मूला बेस्ड। फार्मूलाज के अंदर वैल्यूज़ डालो एंड उनको सोल्व कर लो, इस तरीके के फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो बेस्ट यही है कि आपके पास जो भी, जहाँ से भी आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते आ रहे हो वहीं से कंटिन्यू करो। बस प्रैक्टिस ज़्यादा करने लग जाओ। जैसे आप डेली का एक मॉक टेस्ट देते थे, तो अब 2 दिन लग जाओ। या फिर अगर किसी ने चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं तो वो चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करो सबसे पहले, उसके बाद कंप्लीट करना, बिकॉज बेस्ट यही है। अब इसके बाद चलते हैं, अभी रिवीजन रहता है। मॉक टेस्ट नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे मैं मॉक टेस्ट डालता रहता हूँ, आप वहाँ से कर सकते हो, या फिर आपने किसी और का बाई कर रखा होगा वहाँ से करो। बट इफेक्टिवनेस रिवीजन की तब है जब आप डेली मॉक टेस्ट सॉल्व करो, एंड उसको सॉल्व करने के बाद फिर देखो कि कहाँ पे मार्क्स कट रहे हैं, कहाँ पे इंप्रूवमेंट की नीड है। उसमें बेस्ट रहेगा कि आपका मॉक टेस्ट है ना रेशनल वाइज मिले। तो अगर रेशनल वाइज नहीं मिल रहे हैं ना, तो आप एआई के ऊपर उन क्वेश्चन पेपर को अपलोड करके उनसे आंसर की विद रैशनल्स ले सकते हो। तो आप रैशनल्स देखोगे ना, उससे पता चल जाएगा कि जो आपका क्वेश्चन गलत हुआ है वो क्यों गलत हुआ है, और गलत होने के पीछे कारण क्या है। तो आप उस चीज़ को, रैशनल को फिर समझ जाओगे और वो मिस्टेक दोबारा नहीं होगी। तो ये रिवीजन के ऊपर बात थी, मॉक टेस्ट के ऊपर भी बात थी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं OMR अटेम्प्ट एंड मिस्टेक्स, जो बहुत ही कॉमन होता है। बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स होती हैं इसके अंदर। लाइक सीईटी के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये प्लस पॉइंट आपके लिए। अब ये प्लस पॉइंट है ना, तो इसको आप अपने अगेंस्ट कैसे कर लेते हो। रीज़न बीइंग कि आप ना पेपर को साथ में अटैम्प्ट नहीं करते हो। मैंने एक टिप्स बताता हूँ, मेरे को किसी ने पेपर के टाइम पे बताई थी एंड वो इफेक्टिव है। पेपर अटैम्प्ट करने का ना बेस्ट तरीका ये है, मैं आपको इसी के अंदर बता देता हूँ। वेट अ सेकंड, में इसको रीच कर, यस। हाँ देखो, जैसे क्वेश्चन है 1 to 80 आते हैं, 1 to 180, राइट। आपने सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए एक राउंड में, आपके क्वेश्चन हुए हैं 75 सोल्व फर्स्ट राउंड में। आप 75 को है ना OMR के ऊपर मार्क कर लो, पहले अच्छे से फिलअप कर लेना उसको पेन के साथ, राइट। उसके बाद फिर सेकंड राउंड, जो जो क्वेश्चन कंप्लीट होता जाए ना उस, या तो उसके ऊपर मार्किंग कर लेना, या जो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो उसको मार्किंग कर लेना। ऐसे ना 2 से 3 राउंड्स कर लो सभी के, वो इफेक्टिव है। और पेपर के अंदर सबसे पहले बायोलॉजी या जो भी आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको अटैम्प्ट करो।
उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिज़िक्स, क्योंकि फ़िज़िक्स जनरली पीसीबी वाले स्टूडेंट्स की वीक होती है। तो आप इस सीरीज़ में उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, वो भी बेस्ट है। इससे आपका टाइम ही मैनेज होगा, टाइम बचेगा और इफ़ेक्टिव होगा पेपर। और एक और कर सकते हो आप, अब जैसे कोई भी मॉक टेस्ट जहाँ से भी आप लगा रहे हो, वहाँ पे ना OMR के सैंपल्स निकाल लो। दुकान पे जाके 2 रुपये 5 रुपये जितने के भी निकलवाते हैं, प्रिंट आउट निकलवाते हैं, वहाँ से निकलवा लो। ब्लैक एंड वाइट में कलर की नीड नहीं है। या फिर आपके पास नीट के जो भी मॉक टेस्ट पड़े होंगे, आप वो देख लो, आप वो कर सकते हो उनके ऊपर अटैम्प्ट। नहीं तो गूगल के ऊपर भी मिल जाते हो MR, आप वहाँ से 180 क्वेश्चन की या फिर 200 क्वेश्चन की शीट निकलवा सकते हो। वहाँ से 5 से 10 OMR निकलवा लेना और उनको फिल करने की कोशिश करना, उन्हीं के ऊपर मॉक टेस्ट देने की ट्राई करना। उससे आपका टाइम मैनेज भी अच्छे से होगा, टाइम मैनेजमेंट आएगी कि कैसे फिल करना है, कैसे इफेक्टिव है। एंड आपकी जो सिली मिस्टेक्स OMR भरते टाइम होती हैं वो भी कम होगी, क्योंकि प्रैक्टिस से गलतियाँ कम हो जाती हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, हम लोग सुनते ही आ रहे हैं। उसके बाद एग्ज़ाम एंजाइटी एंड स्ट्रेस कॉमन है बच्चों को ना। ऐसे टाइम पे एग्ज़ाम एंजाइटी होती रहती है, स्ट्रेस होता है। पैरामेडिकल कोर्सेज़ में, नर्सिंग में, BPT में, रेडियो OT, इन सब कोर्सेज़ में बच्चे ना तब आते हैं जब उनका नीट नहीं हो पाता है मोस्टली। तो उन्हें थोड़ा सा डर रहता है कि कहीं हम फेल ना हो जाए, कहीं हम सिलेक्शन ना ले पाएँ, हमारे साथ वाला कहीं वो सिलेक्शन ले जाए। इस टाइम पे ना आपको ये सब चीज़ें सोचनी नहीं होती हैं। जो भी नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, जो भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं, उनको कट ऑफ करो, दैट्स इट। क्योंकि अगर आप नेगेटिव चीज़ों के पास रहोगे ना तो आपका स्कोर डिक्रीज़ ही करेंगे बस। आपको इस टाइम जितनी पॉजिटिविटी रहे, इसकी पॉजिटिविटी रहनी चाहिए। अपने एक्सरसाइज करो, एक टाइम अपना पूजा पाठ करो, पॉजिटिविटी रखो अपने पास, वही मेन है और कुछ नहीं है। उससे आपकी एग्जाम एंजाइटी भी कम होगी, स्ट्रेस भी कम होगा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो जितने ज़्यादा कर सकते हो। रिवीजन 2 से 3 बार कर लो, अपना पेपर हो तब तक बेस्ट है। ये टाइम बेस्ट रिवीजन के लिए। इस टाइम कोई नई कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मत बैठना कि मेरे को थर्मोडायनामिक्स नहीं आती है, मैं थर्मोडायनामिक्स करूँगा, थर्मोडायनामिक्स से पेपर आते हैं, पेपर में क्वेश्चन आते हैं। अब तुम थर्मोडायनामिक्स करने के लिए बैठोगे ना तो ह्यूमन ब्रेन को है ना कॉन्सेप्ट समझने के लिए टाइम लगता है, मिनिमम 2 to 3 डेज़। 6 डेज़ के अंदर तो आपका पेपर ही है, राइट। तो बेस्ट यही है कि जो आप ऑलरेडी आता है आपको, आप उसी को रिवाइज करो, नए कॉन्सेप्ट के पीछे मत भागो। क्योंकि जितने नए कॉन्सेप्ट सीखने थे वो आप सीख चुके हो, अभी कोई फ़ायदा नहीं है नए कॉन्सेप्ट सीखने का। पुरानों को ही रिवाइज करो। रिवीजन 2 से 3 बार कर लो NCERT से, NCERT रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करो, क्योंकि NCERT से ही क्वेश्चन आते हैं। 60% जो क्वेश्चन होते हैं ना वो डायरेक्ट होते हैं CET के अंदर। बाकी जो क्वेश्चन होते हैं 22-40, उनमें थोड़ा दिमाग लगता है, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, राइट। 20 to 30 मान लो, क्योंकि 10 से 15% तो हार्ड भी आ जाते हैं। वो हर एग्ज़ाम का सेम पैटर्न होता है। यहाँ पे किसी को कंफर्म नहीं है क्योंकि पेपर आउट नहीं होता है। आप किसी से ऐसे पूछोगे ना कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी किसी को नहीं पता है। सब यहाँ पे धोखेबाजी मारते हैं। क्यों नहीं पता है? क्योंकि जो पेपर आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बन जाते हैं ना, वो बाहर नहीं आते। लाइक इस साल आपका PGI के अंदर पेपर होगा तो वो पेपर अपने पास ही रख लेते हैं, वो बच्चों को नहीं देते हैं। और अगर वो पेपर बाहर नहीं आता है तो किसी को कुछ आइडिया नहीं होगा कि कब किस में से किस नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इट्स अप टू यू। मैं यही रिकमेंड करूँगा, सभी करो। बट जितने अभी तक कर चुके हैं ना वो 100% कर लो, नए कॉन्सेप्ट की तरफ मत भागो। बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, वही मेन है और वही रिवीजन है। उसी से क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही पता लगेगा कि वो कॉन्सेप्ट आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है, उसके ऊपर आपकी ग्रास्प कितनी है और आप वहाँ से मार्क्स लूज़ करोगे या नहीं करोगे। एंड जो हार्ड वाले टॉपिक होगे ना, जैसे जिसको आप नहीं अटेम्प्ट कर सकते, जिसके लिए टाइम नहीं है, जो समझ में नहीं आता है, तो लास्ट ऑप्शन तो आप लोगों के पास है ही। कितना बड़ा एडवांटेज है, वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वहाँ पे आप तुक्का मार सकते हो, वहाँ पे आप मार लेना, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट वो सबसे लास्ट टाइम पे मारना है। जो मैंने ये बोला ना कि 2 से 3 बार पेपर से गो थ्रू कर लो, OMR भरने, साथ साथ में OMR भरते रहो, तब करना है सबसे लास्ट में। जो 2 या 3 बार करने के बाद भी सॉल्व नहीं हो और आपको लग रहा है कि मैं ये सॉल्व भी नहीं कर सकता, तो उसके अंदर तुक्का मारना है। वरना उससे पहले तुक्का मारते हैं तो क्या पता गलती हो जाए, आप उसको सोल्व भी कर लो 2-3 ट्राइज के बाद। हर एक क्वेश्चन का है ना टाइम मैनेजमेंट करना सीखो कि आपको इतनी देर में क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेना है, वहाँ से आपको जल्दी टाइम बचाना है, वहाँ पे आपको टाइम इन्वेस्ट करना है। जैसे बायो के अंदर है ना आप अपना टाइम बचा सकते हो, केमिस्ट्री के अंदर जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है वहाँ पे आपका टाइम कंजप्शन होगा। जो थोड़े बहुत न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आ गई, नॉर्मेलिटी मोलैलिटी निकालने वाले आ गए, या फिर कुछ और आ गए, वो सेल्स वगैरह से रिलेटेड आ गए कि EMF बताओ सेल की, ये चीज़ आ गई। या फिर आपकी कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्वेश्चन आ गई, मार्कोनिक्स का आ गया। एक नेम्ड रिएक्शन जरूर कर लेना, उससे क्वेश्चन आता है। बायो के अंदर साइंटिस्ट के नेम वगैरह याद कर लेना। ह्यूमन फिजियोलॉजी जरूर कर लेना, ह्यूमन फिजियो से जरूर क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर। फिज़िक्स, फिज़िक्स के अंदर आपको टाइम कंजप्शन लगेगा, फिज़िक्स आपको करनी पड़ेगी। थ्योरेटिकल कर लो, अगर अभी न्यूमेरिकल वगैरह नहीं कर सको तो आपका स्कोर इतना आ जाएगा कि आपको बढ़िया कॉलेज मिल जाए। इतना खुद के ऊपर ट्रस्ट रखो। अगर तुम लोग खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं रखोगे तो और कोई भी ट्रस्ट नहीं रखने वाला है।
लास्ट जो है डिस्कशन का आज का वो यही है कि PGIMS CET रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा। तो जो रिज़ल्ट है ना वो 2 से 3 दिन के अंदर आ जाता है। कई बार लेट भी कर सकते हैं क्योंकि PGI का थोड़ा सा मामला समझ के बाहर होता है, बट इस मामले में थोड़ा स्ट्रिक्ट है, वो 2 से 3 दिन के अंदर ही रिज़ल्ट दे देते हैं। एक आधी बार तो नेक्स्ट डे ही मिल जाता है, एक आध बार तो चांसेस है कि 2 से 3 दिन के अंदर ही रिज़ल्ट आ जाएगा। तो मैं फिर से एक शॉर्ट समरी बता देता हूँ। जो पेपर होगा वो 99% सेम डेट को ही होगा। पोस्टपोन होने के चांसेस बहुत कम है, इनफैक्ट ना के बराबर है। तो पोस्टपोन की मत सोचो, अपना पढ़ने लग जाओ। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि रिवीजन कैसे करनी है, NCERT से करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अगर तुम लोगों के पास NCERT एग्जाम्पलर की बुक है या फिर NCERT रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो वो करो, बिल्कुल बेस्ट है। डेली मॉक लगाओ। तीसरा हमने OMR से रिलेटेड मिस्टेक्स एंड सिली मिस्टेक्स के बारे में बात की है। तो अपने जो सिली मिस्टेक्स रहती हैं उनको फिक्स करो, ज़्यादा से ज़्यादा OMR के ऊपर ही OMR के ऊपर ही प्रैक्टिस करो अपनी। एंड फोर्थ ये थी एग्ज़ाम एंजाइटी एंड स्ट्रेस। इसके बारे में बहुत डीपली बात की है। अपना मेडिटेशन करो, अपना बाहर घूम के आओ, एक्सरसाइज करो, योगा वगैरह करो, पूजा पाठ करो, घर वालों से इंटरेक्शन करो, इन नेगेटिव आदमियों से कट ऑफ कर लो। इस टाइम पे ना 2 तरीके के बच्चे होते हैं जनरली। एक ना अपनी पढ़ाई करते हैं कि मेरे तो मॉक टेस्ट के अंदर है ना 150+ मार्क्स आ रहे हैं। एक ऐसा बच्चा होता है जो ऐसा कहता है कि मेरे सिर्फ 70 मार्क्स आ रहे हैं, मेरा कहीं पे होगा भी या नहीं होगा, डोंट नो। तो इन दोनों से अपना दूर रहना है। तुम्हारा कंपटीशन खुद से है। अपने ग्राफ बनाओ जिस ग्राफ के अंदर तुम लोग, वेट अ सेकंड मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अब जैसे तुम लोगों ने ऐसे करके ग्राफ बना लिया, अब इसके अंदर जैसे तुम्हारा फर्स्ट मॉक टेस्ट के अंदर आए हैं 80 मार्क्स, सेकंड के अंदर आ गए 120, थर्ड के अंदर आ गए 60, ठीक है ना। ये थोड़ा नीचे कर लेना, इसको 60 मान लो, इसको तुम लोग 120 मान लो, इसको 80 मान लो। अब तुम्हारा ग्राफ ऐसे हो रहा है विच इज़ नॉट गुड। फ्लक्चुएशन है, ऐसे फ्लक्चुएशन नहीं आनी चाहिए, इनको हमने फिक्स करना है। तो इसको तुम्हारा ग्राफ बेस्ट कब है, जब तुम्हारा ग्राफ ऐसे ऐसे और ऐसे ही जाता जा रहा है, स्कोर इंप्रूव ही होता जा रहा है। अगर तुम्हारा स्कोर है ना डिक्रीज़ होता जा रहा है जैसे जैसे डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ रही है, इट मीन्स तुम्हारी कॉन्सेप्ट्स की जो ग्रास्प है वो वीक है। बट अगर तुम्हारी कॉन्सेप्ट्स सही है, अच्छे हैं, या फिर कोई चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, कोई वीक है, किसी में से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए तो तुम्हारा ज़्यादा स्कोर, किसी में कम आ गए, किसी चैप्टर से मतलब जिस पे तुम्हारा ग्राफ कम है उसके क्वेश्चन ज़्यादा आ गए तो तुम्हारा स्कोर कम। ऐसे ही फ्लक्चुएशन से तो वो गलत है, तुम्हें वो चैप्टर्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। बेस्ट यही ग्राफ है। अपने ऐसे ग्राफ करो कि डे 1 के अंदर मैंने इतने मॉक टेस्ट दिए, उसमें ये आया, डे 2 के अंदर ये, डे 3 के अंदर ये। तुम अपना जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो ना अपना 5 तारीख तक दे लो। 6 तारीख को प्रॉपर अपना रेस्ट लो, मूवीज़ वगैरह जो करना है करो। 6 को कोई भड़क लेने की नीड नहीं है, 7 को तुम्हारा पेपर ही है। तो ऑल द बेस्ट। अपने ऊपर भरोसा रखो, कॉन्फिडेंट रहो, तुम्हारे से ज़्यादा किसी को नहीं आता है। अगर कोई चीज़ पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, किसी को शेयर कर देना, किसी की हेल्प हो जाए तो। और अगर और कुछ डाउट है तो तुम नीचे बता देना। हाँ, एक क्वेश्चन रह गया, मैं बता देता हूँ जाता जाता। जो तुम्हारा सेफ स्कोर है ना गवर्नमेंट के लिए, वो कम से कम इतना मान के चलो, हर साल बढ़ता है। इस साल इतनी चांसेस है, लास्ट ईयर लास्ट ईयर प्राइवेट्स में जो एडमिशन हुए हैं वो इतने तक हुए हैं। जो सिर्फ सोच रहा है कि मेरे को प्राइवेट्स में एडमिशन लेना है तो कम से कम इतने मान के चले, कितने लेने हैं। बेस्ट यही है, अब प्राइवेट में लो या गवर्नमेंट में 130+ का ही टारगेट मान के चलो। तो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपनी प्रिपरेशन अच्छे से रखना, खुद पे ट्रस्ट रखना, एंड बाय बाय।